हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर्स में हमने बात की इकोसिस्टम के एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स की। अब हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स की कि ये सीमाकारी कारक जो है उसकी क्या अवधारणा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लिमिटिंग फैक्टर है क्या। सभी जीव, चाहे पादप हो या जंतु, वातावरण में रहते हुए वृद्धि करता है और रिप्रोड्यूस करता है। एनवायरनमेंट का सीधा प्रभाव जीवों के डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन पर पड़ता है। सभी जीवों में टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, वाटर, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट्स और डिफरेंट एनवायरमेंटल फैक्टर्स के प्रति एक टॉलरेंस की लिमिट होती है। इसी में ये ग्रोथ भी करते हैं और रिप्रोड्यूस भी करते हैं। किसी विशिष्ट कारक की टॉलरेंस के उच्चतम स्तर से अधिक अथवा निम्नतर स्तर से कम होने पर सीमाकारी कारक हो जाता है या लिमिटिंग फैक्टर्स हो जाता है एवं वृद्धि तथा वितरण को प्रभावित करता है। तो इस तरह से कोई भी कारक जो कि बहुत कम मात्रा में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए आवश्यक होता है उसको, और जो जीव की ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को प्रभावित करता है, उसको लिमिटिंग फैक्टर कहा जाता है। लिमिटिंग फैक्टर का सिद्धांत सर्वप्रथम लिबिग ने दिया और ये फैक्टर क्या कहता है कि लिमिटिंग फैक्टर्स आर द फैक्टर्स प्रेजेंट इन लिमिटेड सप्लाई। और इसको समझाने के लिए 3 लॉज डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट साइंटिस्ट ने दिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लिबिग लॉ ऑफ मिनिमम की। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द ग्रोथ इज रेगुलेटेड बाय द लिमिटेड फैक्टर्स, यानी कि पादपों की ग्रोथ, उनका विकास निर्भर करता है उस पदार्थ पर, उस कारक पर जो कि उनको बहुत कम मात्रा में आवश्यक रहता है। रिसोर्सेज जो कि स्कैर्सिटी में अवेलेबल हैं वही उसकी ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। यदि सॉइल में कोई आवश्यक तत्व अनुपस्थित हो तो पौधों की वृद्धि एवं वितरण प्रभावित होता है और वृद्धि और वितरण कम हो जाता है। अगर किसी वातावरण में सभी तत्व बहुतायत में उपस्थित हों और एक तत्व कम मात्रा में आवश्यक हो तो वह सीमाकारी कारक हो जाता है। लिबिग ने पौधों पर वृद्धि के प्रभाव का अध्ययन किया और उन्होंने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसे कि लिबिग्स लॉ ऑफ मिनिमम या लिबिग का न्यूनतमता का सिद्धांत कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार पौधों की वृद्धि उन पोषक तत्वों पर निर्भर करती है जो कि आवश्यकता से कम मात्रा में उपस्थित हों। इस सिद्धांत के अनुसार पौधे की वृद्धि उन कारकों से प्रभावित नहीं होती जो ज़्यादा मात्रा में आवश्यक होते हैं, अपितु उन पर निर्भर करती है जो बहुत कम मात्रा में उपस्थित हों। इस नियम के अनुसार कम मात्रा में आवश्यक तत्व ही सीमाकारी कारक होते हैं। जैसे कि लिबिग ने बताया कि धान की उपज उन कारकों से प्रभावित नहीं होती जो ज़्यादा मात्रा में आवश्यक होते हैं, उपस्थित होते हैं, जैसे कि वाटर, लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, जबकि बहुत कम मात्रा में आवश्यक एम सॉइल में बहुत ही कम मात्रा में उपस्थित बोरोन के द्वारा प्रभावित होती है। लिबिग के न्यूनतमता के सिद्धांत के अनुसार पौधों की वृद्धि खाद्य पदार्थों की अल्प मात्रा पर निर्भर करती है और लिबिग के अनुसार लिमिटिंग फैक्टर ही है जो कि अफेक्ट करता है पादपों की ग्रोथ को। अब हम बात करते हैं ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, जिसको कि लिबिग का मॉडर्न लिबिग्स लॉ ऑफ मिनिमम या आधुनिक लिबिग का न्यूनतमता का सिद्धांत भी कहा जाता है। लिबिग का न्यूनतमता का सिद्धांत रासायनिक पदार्थ जैसे कि ऑक्सीजन, फास्फोरस आदि जो भी फिजियोलॉजिकल ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए आवश्यक है उन तक ही सीमित था। लिबिग ने उन तत्वों का ही वृद्धि पर प्रभाव का अध्ययन किया जो कि पौधों को बहुत कम मात्रा में आवश्यक होते थे। लेकिन ब्लैकमैन ने बताया कि वृद्धि के लिए आवश्यक पदार्थ जो ज़्यादा मात्रा में भी आवश्यक होते हैं, यदि वो अधिक मात्रा में उपलब्ध नहीं होते हैं
तो वो सीमाकारी कारक हो सकते हैं। ब्लैकमैन ने बताया कि टेम्परेचर, लाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल, इनमें से कोई भी कारक प्लांट के लिए सीमाकारी कारक हो सकता है यदि वो एक निश्चित सीमा तक, जहाँ तक कि वो आवश्यक है अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करने के लिए, तो यदि उस सीमा तक उपलब्ध नहीं है तो वो एक सीमाकारी कारक हो सकता है। ब्लैकमैन ने न्यूनतमता के इस सिद्धांत को दूसरे सीमाकारी कारकों के साथ जोड़ा। उनके अनुसार कोई भी कारक चाहे ज़्यादा मात्रा में आवश्यक हो या कम मात्रा में आवश्यक हो, अगर आवश्यकता से कम मात्रा में उपलब्ध हो तो वो सीमाकारी कारक हो सकता है। जैसा कि इस ग्राफ में हम देख रहे हैं कि इसमें रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को वाई एक्सिस पर बताया गया है और कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन को एक्स एक्सिस पर दिखाया गया है। तो इस ग्राफ में हम यदि देखते हैं कि स्लोप 1 में प्रारंभ में जब कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन बढ़ाई जाती है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जितनी ज़्यादा हम कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाते जाते हैं उतना रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ता चला जाता है। परंतु एक निश्चित सीमा के बाद कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन कितनी भी बढ़ाई जाए तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और रेट कांस्टेंट हो जाता है, जैसे कि स्लोप 1a से स्पष्ट है। अब इस समय यदि कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन बढ़ाने पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तब इंटेंसिटी ऑफ लाइट लिमिटिंग फैक्टर बन जाती है। अब यदि हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ा देते हैं तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो बढ़ने लग जाता है, जैसे कि आप स्लोप 2 में देख रहे हैं। अब एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब इस लाइट इंटेंसिटी पर यदि हम और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस नहीं बढ़ता है, बल्कि ये एक कांस्टेंट हो जाता है, जो कि स्लोप 2b से स्पष्ट है। लेकिन यदि इसके बाद हम फिर से इंटेंसिटी ऑफ लाइट को बढ़ाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन बढ़ाने के साथ तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो बढ़ जाता है, लेकिन पुनः फिर वही बात है कि एक निश्चित सीमा तक ही कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन बढ़ाने पर हाई लाइट इंटेंसिटी के साथ रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ता है, उसके पश्चात यह कांस्टेंट हो जाता है। तो इस बात को टेलर ने स्पष्ट किया कि प्रत्येक कारक एक निश्चित सीमा तक ही सीमाकारी कारक के रूप में कार्य करता है। अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ टॉलरेंस या शेफर्ड्स लॉ ऑफ टॉलरेंस की। लिबिक के न्यूनतमता के नियम में हमने देखा कि कोई भी कारक न्यूनतम मात्रा से कम उपस्थित हो तो सीमाकारी कारक हो सकता है, परंतु शेफर्ड ने बताया कि न सिर्फ कोई कारक न्यूनतम में से कम उपस्थित हो तो सीमाकारी कारक हो सकता है, बल्कि यदि कोई कारक अधिक मात्रा में उपस्थित हो तो भी वो सीमाकारी कारक हो सकता है। लिबिग ने बताया कि कम मात्रा में जो पदार्थ आवश्यक होते हैं, यदि वो एक निश्चित मात्रा तक उपलब्ध नहीं हो तब वो सीमाकारी कारक होते हैं। ब्लैकमैन ने बताया कि जो कारक अधिक मात्रा में आवश्यक होते हैं वो भी एक निश्चित सीमा तक नहीं हो तो सीमाकारी कारक हो सकते हैं, लेकिन शेफर्ड ने ये बताया कि अधिक मात्रा में जो पदार्थ उपलब्ध हैं या कम मात्रा में जो पदार्थ प्लांट्स के लिए या एनिमल्स के लिए आवश्यक है, यदि वो एक निश्चित सीमा से कम या ज़्यादा होते हैं तो वो भी पादपों की वृद्धि, वितरण एवं प्रजनन क्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। और इसी आधार पर शेफर्ड ने लॉ ऑफ टॉलरेंस या सहिष्णुता के नियम का प्रतिपादन किया। इस नियम के अनुसार न केवल बहुत कम पदार्थ या कारक अपितु उसी की बहुत अधिक मात्रा भी किसी जीव के बने रहने या उसकी सफलता के लिए सीमाकारी कारक हो सकता है। अतः प्रत्येक कारक की हर एक जीव के लिए एक अपनी मैक्सिमम व मिनिमम लिमिट होती है, जिसको कि जोन ऑफ टॉलरेंस कहा जाता है। और जोन ऑफ टॉलरेंस इन दो लिमिट्स के बीच की रेंज होती है, यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम के बीच की।
अतः इस प्रकार एनवायरमेंटल फैक्टर्स की दो जोन्स होती हैं, जैसा कि आप इस ग्राफ में भी देख रहे हैं। जोन ऑफ इंटॉलरेंस, ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ व डेवलपमेंट के लिए अनफेवरेबल जोन को जोन ऑफ इंटॉलरेंस कहा जाता है। लिमिट ऑफ टॉलरेंस प्रत्येक स्पीशीज़ की वेरी करती है, वह इस पर दूसरे कारकों का भी प्रभाव पड़ता है। जिन ऑर्गेनिजम्स की रेंज ऑफ टॉलरेंस वाइड होती है उनकी सर्वाइवल रेट भी अधिक होती है व डिस्ट्रीब्यूशन रेंज भी अधिक होती है। अब हम बात करते हैं जोन ऑफ टॉलरेंस की। जोन ऑफ टॉलरेंस एक्चुअली है क्या? जोन ऑफ टॉलरेंस में ऑर्गेनिजम्स की बेस्ट ग्रोथ होती है। इस जोन को फिर हम 3 जोन्स में सब डिवाइड कर सकते हैं, जैसा कि आप ग्राफ में देख रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑप्टिमम जोन, जो कि आप ग्राफ में बिल्कुल उसके पीक पर देख रहे हैं। ऑप्टिमम जोन क्या है? मोस्ट फेवरेबल जोन है। यह ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ व डेवलपमेंट को बेस्ट सपोर्ट करती है। क्रिटिकल मिनिमम जोन की बात करते हैं अब हम। यह मिनिमम की लोएस्ट लिमिट है, जिससे नीचे ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ व डेवलपमेंट जो है वो इनहिबिट हो जाती है। और तीसरी जोन है क्रिटिकल मैक्सिमम जोन। यह टॉलरेंस जोन की मैक्सिमम लिमिट है, जिससे अधिक होने पर ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ व डेवलपमेंट जो है वो रुक जाता है। इस प्रकार टॉलरेंस का भी अलग अलग स्पीशीज़ के लिए अलग अलग लेवल है। एक पादप या प्राणी की टॉलरेंस एक कारक के प्रति विस्तृत सीमा तक हो सकती है और दूसरे कारक के प्रति बिल्कुल कम हो सकती है। यदि बात हम करें डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न की, तो वे जीव जिनकी सहिष्णुता की सीमा यानी कि टॉलरेंस रेंज सभी कारकों के प्रति अधिक होती है, वो उनका डिस्ट्रीब्यूशन अधिक होता है, तथा जिन जीवों की टॉलरेंस की रेंज कम होती है उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत लिमिटेड एरिया में ही होता है। एक जीव के किसी एक पारिस्थितिकी कारक के प्रति टॉलरेंस की लिमिट ऑप्टिमम न होने पर दूसरे कारकों के लिए वो सहिष्णुता की सीमा भी कम हो जाती है। जैसे कि यदि हम देखें कि भूमि में नाइट्रोजन सीमाकारी कारक हो तो घास की सूखे के प्रति रेजिस्टेंस भी कम हो जाती है। यदि हम बात करें जोग्राफिकल कंडीशंस की, तो प्रत्येक जीव की पारिस्थितिकी कारक के प्रति सहिष्णुता की सीमाएं तथा उपयुक्त सीमा भौगोलिक स्थिति एवं मौसम के अनुसार लिमिट ऑफ टॉलरेंस जो है बदलती रहती है। यदि हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव पीरियड की, तो रिप्रोडक्टिव पीरियड में भी रेंज ऑफ टॉलरेंस जो है वो अलग अलग होती है। जीवों में रिप्रोडक्शन का टाइम क्रिटिकल होता है। सीड्स, एग्स, एम्ब्रियो और लार्वा सभी के लिए टॉलरेंस की सीमाएं अडल्ट्स की अपेक्षा अलग अलग होती हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो अडल्ट ब्लू क्रैब और समुद्री पानी में रहने वाले कुछ जंतु कुछ समय के लिए स्वच्छ जल में रह सकते हैं, परंतु इन्हीं जीवों के लार्वा स्वच्छ पानी में कुछ समय के लिए भी नहीं रह सकते। अतः ये जातियाँ नदी के वातावरण में प्रजनन नहीं कर सकती। अब हमने तीनों लॉज पढ़े, लीबिग्स लॉ ऑफ मिनिमम, ब्लैकमैन्स लॉ और शेफर्ड्स लॉ ऑफ टॉलरेंस। तो इन तीनों कारकों को मिलाकर एक कंबाइंड कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया, जिसको कि कंबाइंड कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स कहा जाता है। लीबिंग के न्यूनतम एवं शेफर्ड के सहिष्णुता की सीमा की अवधारणा के सामंजस्य से सीमाकारी कारकों की अधिक सामान्य तथा आधुनिक अवधारणा बनी, जिसके अनुसार प्रकृति में जीवों का नियंत्रण उनकी टॉलरेंस की सीमा या पदार्थों की मात्रा व विभिन्नता पर निर्भर होती है। सभी जीवों की न्यूनतम आवश्यकताएं होती हैं और उन्हें क्रिटिकल फिजिकल फैक्टर्स की भी आवश्यकता होती है। सामान्यतः प्रकृति में जीव दो परिस्थितियों के द्वारा नियंत्रित रहते हैं। पहली, जिन पदार्थों की जीव को कम आवश्यकता होती है उनकी मात्रा एवं परिवर्तनशीलता तथा भौतिक कारकों का प्रभाव वो निर्णायक प्रभाव डालता है। और दूसरा, जीवधारी वातावरण के अन्य
घटकों एवं स्वयं की परिवर्तनशीलता की टॉलरेंस की सीमा से भी नियंत्रित करता है। तो इस तरह सीमाकारी कारकों का जीवों के ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन और रिप्रोडक्शन पर बहुत प्रभाव पड़ता है और सभी कारकों का अलग अलग जीव धारकों के लिए भिन्न भिन्न अनुकूलतम फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस तथा घातक क्षेत्र होते हैं। अर्थात जीवधारियों की उत्तम वृद्धि और उनकी ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए वातावरण के सभी फैक्टर्स का अनुकूलतम क्षेत्र में होना अति आवश्यक है। तो इस तरह से प्रत्येक फैक्टर एक निश्चित सीमा में ही जीवों को उपलब्ध होता है, तभी उनकी ग्रोथ व डेवलपमेंट अच्छी होती है। थैंक यू।